हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, जी फिजिक्स वाला। पिछला जो वीडियो लेक्चर था लॉज ऑफ मोशन का, उसमें हमने एक तो इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बात की थी। आपको लॉज ऑफ मोशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हमने कुछ फोर्सेस के बारे में बात की थी। टेंशन क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, वेट क्या होता है, कौन सा किस डायरेक्शन रखता है, प्लेन सरफेस है तब रिएक्शन कहाँ जाता है, इनक्लाइंड सरफेस है तो रिएक्शन कहाँ जाता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। फिर हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किया था और उसकी कुछ प्रॉब्लम्स की थी। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उससे थोड़ा आगे होगा। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे तो इसका मतलब बॉडी में एक्सीलरेशन भी होगा। तो आज बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में। पिछले वीडियो लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें बॉडी इक्विलिब्रियम में हुआ करती थी, नेट फोर्स जीरो होता था। तो नेट फोर्स जीरो करके हमने सारी प्रॉब्लम्स की थी, फोर्सेस को बैलेंस किया था। लेकिन आज चूंकि एक्सीलरेटेड बॉडी होगी तो एक्सीलरेशन भी होगा मोशन में, तो एक्सीलरेशन भी हम निकालेंगे। टेंशन मतलब सारी प्रॉब्लम्स वही होगी जो हमने फर्स्ट लॉ में की थी, वहां पर इक्विलिब्रियम था, आज मोशन होगा। समझ गए ना? तो चलिए शुरू करते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले मोमेंटम आप लोगों ने पढ़ा है 9th क्लास में। मैं एक बार वापस बता देता हूं मोमेंटम क्या होता है। बताने की वैसे आवश्यकता नहीं। मोमेंटम P होता है m इंटू वी, सबको पता है, मास इंटू वेलोसिटी। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी and the direction of momentum will be along the direction of velocity. Momentum depends upon mass of the body as well as velocity of the body. तो ये सारी बातें आपको पता है कि मोमेंटम वेक्टर है, m इंटू वी फार्मूला होता है। तो मोमेंटम में ज़्यादा बताने का कुछ नहीं है, ठीक है ना। हम बात करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, जो आपने पढ़ा है 9th में। क्या पढ़ा था? चलिए हम बातचीत करते हैं शुरू। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, according to this law, rate of change of momentum is directly proportional to the applied external force. मतलब हमने फर्स्ट देखिए एक्चुअली क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ में फर्स्ट लॉ भी इंक्लूडेड है और थर्ड लॉ भी इंक्लूडेड है। जैसे हमने फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था कि इफ द बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट until an external force is applied on it। मतलब अगर बॉडी रेस्ट में थी तो रेस्ट में रहेगी जब तक आप फोर्स ना लगाएं, या बॉडी जिस वेलोसिटी से चल रही थी उसी वेलोसिटी से चलेगी जब तक आप फोर्स ना लगाएं। मतलब फोर्स लगा करके ही बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, ऐसा फर्स्ट लॉ कह रहा था। तो सेकेंड लॉ भी तो भाई यही कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में जो चेंज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स पे। मतलब बिना फोर्स लगाए बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। मोमेंटम चेंज नहीं होने का मतलब क्या? वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो यही तो फर्स्ट लॉ था कि फोर्स नहीं लगाओगे तो बॉडी जिस वेलोसिटी से जा रही है उसी वेलोसिटी से जाती रहेगी। तो एक्चुअली हम ये कहना चाहते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, या प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाएंगे तो कांस्टेंट जगह वैल्यू बन ही आएगी। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द applied force। हमें पता है इंटरनल फोर्स डज नॉट टेक्स पार्ट इन द मोशन, तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स से मतलब एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ओके, F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा P का मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन डेल्टा T। ओके, P फाइनल माइनस P इनिशियल। P फाइनल का मतलब बाद वाला मोमेंटम, इनिशियल का मतलब, अब इसको कई तरीकों से लिखा जा सकता है। देखिए 9th क्लास में तो इसी को F बराबर ma भी लिखते थे, हम भी बताएंगे कैसे आएगा। जैसे मान लो कोई बॉडी है, इसका मास m है,
और इसकी वेलोसिटी है u, ठीक है ना। अब हमने इस पे क्या लगा दिया, फोर्स, हमने इस पे लगा दिया एक फोर्स। तो मान लो थोड़ी देर बाद, आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t मतलब t टाइम के बाद, मतलब टाइम इंटरवल t हो गया, इसकी वेलोसिटी हमने मान ली कितनी हो गई v। तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा m इंटू v, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा m इंटू u। दिख रहा है ना आपको, मोमेंटम क्या था, मास इंटू वेलोसिटी, पहले बता दिया, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे p फाइनल मतलब mv माइनस p इनिशियल मतलब mu अपॉन टाइम इंटरवल, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा t, राइट। तो यहाँ पर m कॉमन आ गया, v माइनस u अपॉन t लिख सकते हैं, और v माइनस u अपॉन t क्या होता है, a होता है, ये वाली चीज ये होती है, m इंटू a b आ गया, F इक्वल टू ma। इट इज अनदर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन आपने एक चीज यहाँ नोटिस की है, यहाँ पर हमने m कॉमन ले लिया, क्योंकि बॉडी का मास यहाँ पर भी m था, वहां पर भी m था, मतलब बॉडी का मास चेंज नहीं हो रहा, केवल क्या चेंज हो रही थी, वेलोसिटी। अगर मास चेंज नहीं हो रहा है, मास कांस्टेंट है, तभी F बराबर ma न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की एक दूसरी फॉर्म होगी। लेकिन अगर मास चेंज हो रहा है तो F बराबर ma वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे हमने देखा रॉकेट प्रोपल्शन में, फ्यूल बर्न होता है ना, रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जाता है फ्यूल बर्न होता जाता है, रॉकेट का मास घटता जाता है एक सर्टेन रेट से, 10 किलोग्राम पर सेकेंड, 20 किलोग्राम पर सेकेंड रेट से मास रिड्यूस होता है। तो वहां पर वेरिएबल मास हो गया, रॉकेट जैसे जैसे ऊपर एक्सीलरेट होता है उसका मास चेंज होता है। तो वहां पर F बराबर ma हम सेकेंड लॉ नहीं लगा सकते, बिकॉज इन दैट केस मास इज नॉट कांस्टेंट। तो देखिए F बराबर ma तभी लगेगा जब मास कांस्टेंट हो, समझ गए ना। अदरवाइज F बराबर ma सेकेंड लॉ की फॉर्म नहीं। सेकेंड लॉ बेसिकली क्या है, F बराबर ये सेकेंड लॉ, एक्चुअल सेकेंड लॉ, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। इफ डेल्टा t इज वेरी स्मॉल, अपन ने पढ़ रखा है, अगर डेल्टा t बहुत छोटा होता है तो हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं, F बराबर dp अपॉन dt, डिफरेंशियल ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू t। मतलब डेल्टा p अपॉन डेल्टा t लिखें, या इफ डेल्टा t इज वेरी स्मॉल तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t को हम dp अपॉन dt लिखते हैं। ऐसा आपने कई बार सीखा है, काइनेमेटिक्स से आप सीख ही रहे हैं ये चीजें। एनीवे, अगर हम dp अपॉन dt को एक्सपेंड करें, देखिए F बराबर d अपॉन dp, p की जगह क्या लिख दिया हमने, md, ठीक है ना। अब ठीक है, अगर m कांस्टेंट है तब तो m बाहर आ जाएगा, इफ m इज कांस्टेंट, अगर m कांस्टेंट है तो m बाहर आ जाएगा डिफरेंशियल के, m बाहर आ गया तो F बराबर क्या जाएगा, m तो आ गया बाहर, कांस्टेंट इसलिए बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, dv अपॉन dt। अब ये dv अपॉन dt क्या होता है, एक्सीलरेशन होता भाई, तो F बराबर क्या आ गया, m इंटू a। लेकिन फिर वही वाली बात, F बराबर ma क्यों आया, बिकॉज m इज कांस्टेंट, हमने m को कांस्टेंट माना। अगर कांस्टेंट नहीं होता तो क्या होता, चलिए देखते हैं। m अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर कैसे लिखा जाएगा, नोट कर लिया करो भाई, कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये, सारे चैप्टर वही है जो आपने 9th में या छोटी क्लासेस में, इससे भी छोटी क्लासेस में पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं है कि F बराबर ma क्यों लिखा जाता है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि अगर m कांस्टेंट नहीं, देखिए हमने बताया था F बराबर dp अपॉन dt, और हमने लिखा था d अपॉन dt, p की जगह हमने कहा था मोमेंटम चेंज होने के लिए दोनों चीजें हो सकती हैं, वेलोसिटी चेंज होगी तो भी मोमेंटम चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होने के मतलब वेलोसिटी चेंज होगी, मास कांस्टेंट। वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रही, मास चेंज हो रहा है तो भी मोमेंटम चेंज होगा, और अगर दोनों ही चेंज हो रहे तो भी तो मोमेंटम चेंज होगा ना। तो हम तो मान चल रहे हैं दोनों वेरिएबल हैं, मास भी वेरी कर रहा है और वेलोसिटी वेरी कर रही है, तो हम डिफरेंशियल कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन m, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड dv अपॉन dt, प्लस सेकंड फंक्शन v, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट dm अपॉन dt। तो ये वाला सेकंड लॉ मोशन हो गया।
इसी dp अपॉन dt को p की जगह m भी रख दिया तो ये पूरा है। अब देखिए इसमें दो टर्म आगे, अगर मास कांस्टेंट है तब तो इतना वाला बन जाएगा, मास अगर कांस्टेंट है dv अपॉन dt आ जाएगा, और मास कांस्टेंट है ये टर्म कितना हो जाएगा जीरो। भाई अगर मास कांस्टेंट है तो मास का डिफरेंशियल कितना होगा, जीरो कांस्टेंट, ये तो टर्म हो जाएगा जीरो, मास कांस्टेंट ये वाला फार्मूला बनेगा तो ना F बराबर ma हो गया ना। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास वेरी कर रहा है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो इसका डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा, मास वेरी कर रहा है मतलब ये वाला फार्मूला इतना रहेगा, और दोनों अगर वेरी कर रहे हैं तो ये पूरा फार्मूला गया। मतलब ये पूरा एक्सटेंडेड फॉर्म है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन था। अब मैंने जैसे बताया कि इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी हम F बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी या डी पी अपॉन डी टी में और क्या क्या वेरिएशंस आ सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए सबसे पहली बात कर रहे हैं, जैसे मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, देखें आपसे होगा कि नहीं होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, पार्टिकल का मोमेंटम दिया गया हमें, कितना दिया गया है, cos t और sin t, cos t i कैप प्लस sin t j कैप। मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय p बराबर cos t i प्लस sin t j। फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। Find angle between force and momentum। अब बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है कि फोर्स तो यहाँ दिया ही नहीं गया, फोर्स और मोमेंटम के बीच में एंगल पूछ लिया गया भाई। अरे मोमेंटम दे तो दिया गया, पहले मोमेंटम दिया गया, इससे आप फोर्स निकालिए। जब फोर्स और मोमेंटम दोनों निकलना है, दोनों वेक्टर हैं, तो दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हमने सिखाया था आपको, समझ गए ना। तो एंगल निकालना आपको सिखाया गया, तो एंगल आ जाएगा। तो पहले क्या काम करेंगे, आपको पी दिया गया मोमेंटम, आप फोर्स निकालिए। देखिए वीडियो लेक्चर आप ढंग से अगर देखेंगे तो आपका नीट और जेईई मेंस का प्रिपरेशन साथ ही साथ होता जाएगा। लेकिन आप यूं ही अगर काम चलाऊ चल रहे, ठीक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो हमें आता है, फिर अभी हम क्वेश्चन डालेंगे, वो करते जाना सारे अपने आप, और फिर बाद में मिलाते जाना, अंदाजा लग जाएगा। नहीं तो ढंग से समझ लीजिए, ठीक है ना। F बराबर होता है फार्मूला dp अपॉन, डिफरेंशियल कर दो इसका, तो F कितना आ जाएगा, cos t का डिफरेंशियल माइनस sin t, तो माइनस sin t इनटू i कैप, sin t का डिफरेंशियल cos t इनटू ये फोर्स आ गया। अब दोनों के बीच में एंगल पूछा गया, हमने बताया था a और b दो वेक्टर होते हैं, उनके बीच में एंगल का फार्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर a डॉट p अपॉन ab। ये था फार्मूला, तो यहाँ क्या हो जाएगा, f डॉट p अपॉन fp। तो पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, तो देखिए इनका डॉट प्रोडक्ट लो, f डॉट p। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i के साथ डॉट लिया जाता है और j के साथ डॉट लिया जाता है। चलिए लिख के दिखाइए डॉट, i का i के साथ करेंगे तो i डॉट i बन जाएगा cos t sin t माइनस का cos t sin t, तो j का जैसे करो sin t और cos t प्लस का sin t इनटू cos t अपॉन, इनके मैग्नीट्यूड लिखेंगे, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड लिखने की जरूरत नहीं, हमें पता है ये डॉट प्रोडक्ट की जीरो आ गया। ये देखो f डॉट p करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, एक टर्म आया माइनस sin t cos t, एक टर्म आया प्लस का sin t cos t, तो दोनों कैंसिल हो गए, जीरो हो गया। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया, मतलब आपको थीटा की जरूरत नहीं, f डॉट p आपने निकाला है वो कितना आ गया, जीरो। इसका मतलब f परपेंडिकुलर किसके हो गया, p के, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो इनके बीच में एंगल 90 होता है, तो डॉट प्रोडक्ट आपने निकाला है, यहाँ पर जीरो ही आ गया डॉट प्रोडक्ट, तो हमने फिर मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं पड़ी, cos थीटा बराबर जीरो, मतलब थीटा कितना होगा, 90 होगा। तो कैसे भी आप समझ सकते हैं। चलिए सेकेंड लॉ मोशन तो यही है, F बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, या अगर मास कांस्टेंट है F बराबर ma, ठीक है ना। तो हम इसी के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। देखिए मैंने पहले भी कहा था, कल ही कहा था जब हमने चैप्टर शुरू किया था पिछले वीडियो लेक्चर में,
ये चैप्टर तो आपने पढ़ा होगा लॉज ऑफ मोशन 9th क्लास में, तो लॉज थोड़ी बदल जाएंगे, हमारे न्यूटन अलग थोड़ी तुम्हारे से, जो न्यूटन आपके थे वही न्यूटन हमारे नहीं, लॉज नहीं बदलेंगे, आपको बहुत सारी चीजें अलग से नहीं सीखनी है, तो उन लॉज को कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन करते समय, ठीक है ना। तो चलिए एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं लिक्विड जेट का। लिक्विड जेट, लिक्विड जेट का कॉन्सेप्ट लेते हैं। जैसे मान लो कोई पाइप है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसमें से पानी निकल रहा है इस तरह से, समझ गए ना। सामने मान लो दीवार है, सामने क्या है, दीवार, ये जेट इससे टकरा रहा, जेट इस तरह से जा रहा है, इससे टकरा रहा है, ये जेट का मास m मान लेते हैं हम, और ये v वेलोसिटी से टकरा रही जेट, मतलब जो जेट निकल रहा है पानी का उसका मास हमने m मान लिया, v वेलोसिटी से टकरा रही है। अब यहाँ पर तीन सिचुएशन हो सकती हैं, टकराने के बाद वाटर जेट की वेलोसिटी जीरो हो जाए, जीरो होने का मतलब वो फिर ऐसे सके आएगा अगर इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। दूसरा केस बन सकता है टकराने के बाद उसी वेलोसिटी से जेट पीछे आ जाए, और तीसरा केस ये भी हो सकता था कि वाटर जेट सीधा ना टकरा के किसी एंगल से दीवार से टकराता है, ऐसे तिरछा टकराता। तो तीन अलग अलग केस हैं, तीनों के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जेई में भी आते हैं और नीट में भी आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिक्विड जेट का कॉन्सेप्ट लिया है। तो देखिए इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हमने क्या मान लिया, टकराने के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। पहला केस ले रहा हूं, इफ वेलोसिटी ऑफ water jet becomes zero after striking the ball। अगर वाटर जेट जो जा रही है आपकी जेट v वेलोसिटी से टकरा रही दीवार से, ये बॉल है, और टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी अगर जीरो हो जाती है तो p फाइनल कितना हो जाएगा, जीरो, और p इनिशियल कितना हो जाएगा, m into v। हमने मान लिया जेट जो टकरा रही उसका मास m है, v वेलोसिटी टकरा रही है, तो फोर्स जेट फार्मूला का p फाइनल p इनिशियल अपॉन डेल्टा t हो जाएगा, माइनस का p फाइनल तो जीरो ही है, माइनस mv अपॉन डेल्टा t, mv अपॉन डेल्टा t, ये हो जाएगा, ये m अपॉन डेल्टा t रो ए बी, रो है डेंसिटी वाटर की, ए है क्रॉस सेक्शन एरिया, और बी है वेलोसिटी की। अगर ये रो ए बी हो जाएगा, बी ऑलरेडी तो जाएगा माइनस का रो ए बी स्क्वायर, याद कर लो। एफ जेट, एफ बॉल कितना होगा, जितना जेट बॉल पे लगाएगी वही बॉल जेट पे ऑपोजिट डायरेक्शन लगाएगी, फोर्स एक्शन रिएक्शन, तो प्लस का आ जाएगा रो ए बी स्क्वायर। एक तो ये कॉन्सेप्ट याद कर लो जेट वाला। अब इसमें दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा केस इसमें ये बन सकता था कि अगर जेट टकरा करके वापस उसी वेलोसिटी से पीछे आए, उसी वेलोसिटी से पीछे आए, अगर उसी वेलोसिटी से पीछे आए तो फाइनल मोमेंटम क्या होता, इफ जेट रिफ्लेक्टेड बैक विद सेम वेलोसिटी, दूसरा केस बता रहे हैं, तो P फाइनल बराबर क्या हो जाता, माइनस mv हो जाता ना, और P इनिशियल कितना है, mv। तो चेंज कहाँ आता है, यहाँ जहाँ जीरो था ना ये, वहां जीरो नहीं होता, तो ये माइनस mv हो जाता है, F बराबर माइनस 2mv अपॉन, अब इसमें से अंतर ही क्या है, यहाँ 2 और लग जाएगा, तो F जेड ये आएगा माइनस का 2 रो ए बी स्क्वायर, और एफ बॉल आ जाएगा प्लस का 2 रो ए बी स्क्वायर। ध्यान रहे ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, और अगर थीटा एंगल दिया गया है तो cos थीटा लग जाएगा और कुछ नहीं है। नोट कर लीजिए इसको, फटाफट नोट कीजिए भी, हो गया। तीसरा केस, इफ jet makes an angle theta
तो एफ जेड आ जाएगा -2a रो वी स्क्वायर cos थीटा, और एफ वॉल आ जाएगा वही प्लस में 2a रो वी स्क्वायर cos थीटा। ये तीसरा केस बन सकता है। तो ये था जेट वाला कॉन्सेप्ट। अब एक इसी में कॉन्सेप्ट आता है कि कोई प्लेट है, उस पर हमने बुलेट्स फायर किए हैं, तो प्लेट पे बुलेट कितना फोर्स लगाएगी और प्लेट बुलेट पे कितना फोर्स लगाएगी, ये भी क्वेश्चन बनता है। बुलेट प्लेट प्रॉब्लम, ये था वाटर जेट वॉल प्रॉब्लम। जेट टकरा रही किसी दीवार पे, इसमें ये वेरिएशंस थे। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है कुछ है ही इसमें यार, मोमेंटम देखना है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम देखना, बाकी कुछ भी नहीं है। अगला है बुलेट प्लेट प्रॉब्लम। बुलेट प्लेट प्रॉब्लम हमने मान लिया प्लेट है, जैसे मान लो ये कोई बुलेट है एम मास की, ये भी वेलोसिटी से जा रही है, इसमें टकराने के बाद जो है ना बुलेट उसी वेलोसिटी से पीछे की ओर आ रही है। तो यहाँ इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, पी इनिशियल होगा एम बी, पी फाइनल होगा माइनस का एम बी, एज बुलेट इज रिफ्लेक्टेड बैक, मतलब उसकी वेलोसिटी v जो है वो अपोजिट डायरेक्शन मतलब माइनस की भी होगी। तो F बराबर हमने बताया डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन डेल्टा T। तो ये कितना हो जाएगा, F माइनस का 2mb अपॉन डेल्टा T, माइनस का 2mb अपॉन डेल्टा T। F बुलेट, ठीक है ना। फिर प्लेट जब निकालेंगे तो प्लस का साइन लग जाएगा प्लेट के लिए। चलिए एफ बुलेट, अब हम मान लेते हैं हमने ये तो एक बुलेट की बात की, अगर n बुलेट्स फायर की जाएगी, इफ n बुलेट्स आर फायर्ड, अगर बुलेट की संख्या n है तो एफ बी बराबर हो जाएगा, ऐसे गुणा कर दो -2mb n अपॉन डेल्टा टी। ये n नंबर ऑफ बुलेट्स है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड दिया जाता है, तो n अपॉन टी को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड। अगर हम इसको स्मॉल n मान लें, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड, तो ये बन जाएगा -2mb और n, f बुलेट। तो f प्लेट कितना जाएगा, प्लस 2mb और n। तो ये बुलेट प्लेट का कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए भाई अब हम बात कर रहे हैं, ये तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी पे कुछ हमने एक दो कॉन्सेप्ट बताए, इसमें जेट वाला काफी आता है और बुलेट प्लेट वाला भी आता है। अब हम आते हैं उसी पे, न्यूटन सेकेंड लॉ पे, F बराबर ma। 95 केसेस में ना F बराबर ma के ही बनते हैं, 5% केसेस में हमने ये चीजें आपको बताई हैं। चलिए हम F बराबर ma पे आते हैं। हमने आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बता दिया था, आपको याद होगा। हमने कहा था वही सारे क्वेश्चन है, सिर्फ हमें अब बॉडी को मूव कराना है, मतलब बॉडी का एक्सीलरेशन भी पूछा जाएगा, बॉडी रेस्ट में अब नहीं होगी। तो अब हम बात कर रहे हैं F बराबर ma, ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है ना। अब एक्चुअली इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो बॉडी में इसके दो फोर्स लग रहे हैं, मान लो ये F1 लग रहा है
और ये F2 लग रहा है। अब ये बॉडी किधर जाएगी इस पे डिपेंड करेगा कि F1 बड़ा है या F2 बड़ा है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इफ F1 इज ग्रेटर देन F2। अगर हम ये मान लें कि F1 बड़ा है, इसका मतलब बॉडी किधर जाएगी? इधर जाएगी एक सी डायरेक्शन से। अगर F1 बड़ा है F2 से, अब देखिए इसमें क्या होगा, F1 बड़ा F2 से है, दोनों अपोजिट फोर्स है, नेट फोर्स कितना होगा? F1 माइनस F2। मतलब आप ऐसे मान लो चलाने वाला माइनस रोकने वाला। चलाने वाला कौन सा है? F1, क्यों बड़ा है। रोक कौन रहा है? पीछे से अपोज कौन कर रहा है? F2। तो नेट फोर्स क्या हो गया? F1 माइनस F2। मैंने क्या बोला? चलाने वाला माइनस अपोज करने वाला, रोकने वाला, इज इक्वल टू m इंटू ए। या फिर लिख सकते हो F नेट इज इक्वल टू m इंटू ए। तो F नेट यहाँ क्या होगा? F1 इधर लग रहा भाई, F2 इधर लग रहा, दो अपोजिट वेक्टर का रिजल्टेंट तो माइनस ही निकलता, ज्यादा वाले में से कम वाला हटा दो और जो नेट डायरेक्शन आएगी वो ज्यादा वाले की तरफ होगी। किसी भी बॉडी का मोशन उसी डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा एक्सर्ट हो रहा है। तो जिधर एक्सीलरेशन दिया गया आप मान के चलो उधर लगने वाला फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द अपोजिंग फोर्स। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? जिधर बॉडी जा रही, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, उसको कहते हैं F नेट। F नेट यहाँ क्या बनेगा? F1 माइनस F2। इतनी बात समझ में आ रही है? F1 आगे की तरफ है, F2 पीछे की तरफ, ये बड़ा है F1 माइनस F2 नेट इज इक्वल टू m इंटू ये है कॉन्सेप्ट। बाकी बॉडी पे और भी जितने भी फोर्स लगते हैं हमें पता है। इसमें हम क्या लगाएंगे? नीचे वेट mg, ऊपर क्या लगाएंगे? नॉर्मल रिएक्शन n। अब बॉडी आगे पीछे चलने के ऊपर तोड़ नहीं रही है, इसका मतलब क्या होगा? ये नॉर्मल रिएक्शन किससे बैलेंस हो रहा है? mg से बैलेंस हो रहा है। ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स से बैलेंस हो रहा है, इसलिए बॉडी लिफ्ट नहीं हो रही है। बॉडी किधर जा रही है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल फोर्स ही इफेक्टिव है। ये दोनों फोर्स क्या हो रहे हैं? कैंसिल हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा कहता है सर आपने बताया नॉर्मल रिएक्शन भी लगता है, वेट भी लगता है, यार बताया नहीं, बताने की जरूरत कहाँ है? बॉडी का मोशन ऊपर नीचे हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, इसका मतलब ऊपर नीचे वाले फोर्स कैंसिल हो रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंस्ड बाय द वेट ऑफ द बॉडी। तो ये कॉन्सेप्ट है। चंदना मैम, धारा मैम, उषा मैम प्लीज कम डाउन। चंदना मैम, धारा मैम, लीना मैम, उषा मैम प्लीज नीचे आइए। चलिए, तो ये समझ में आ गया, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कनेक्टेड मोशन की बात कर लेते हैं। थोड़ा हमने बात वही कर दी थी। सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, ऐसा आपको बता दिया गया था। डिफरेंट स्ट्रिंग्स डिफरेंट टेंशन, ये बात हमारी हो चुकी थी। ये अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स। ये मास m1 है, ये मास m2 है, ये मास m3 है। अब देखिए, चूंकि मोशन हॉरिजॉन्टली है, हमने मान लिया कि सिस्टम का एक्सीलरेशन इधर ही है, मतलब जिधर फोर्स लगा इधर ही खींचेगा सिस्टम। चलिए, अब देखो ये रस्सी है, इसमें टेंशन, मैंने कहा इस पॉइंट पे टेंशन दिखाओगे तो पॉइंट से दूर इधर आएगा T1, तो इस पॉइंट पे दिखाओगे तो दूर इधर आएगा T1। इधर आ जाओ, इधर T2, ये चीज हमने सिखा दी थी, इधर T2, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द टेंशन। अब इसको अगर हम कन्वेंशनल मेथड से करेंगे, अलग अलग एक एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, हम आपको वो भी बताएंगे। लेकिन हम दूसरे मेथड से भी सिस्टम बाउंड्री टेक्निक बताएंगे आपको, उससे थोड़ा काम आपका आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहला काम ये है, तीनों बॉडी चूंकि कनेक्टेड है, एक ही साथ कनेक्टेड है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा। अगर आप F फोर्स अप्लाइड करेंगे तो ऐसा तो नहीं ये वाला ब्लॉक तो खिसकेगा और ये वाला ब्लॉक अपनी जगह पे ही रहेगा, क्योंकि बंधे हैं ना सारे, कनेक्टेड मोशन है, इसका मतलब तीनों ही ब्लॉक खिसकेंगे। चलिए, तो F बराबर सबसे पहली इक्वेशन बनेगी m इंटू ए। m का मतलब है नेट मास, कितना मास है? m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए। यहाँ से एक्सीलरेशन तो आ जाएगा आपका, यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन। E बराबर F अपॉन F आपको दिया जाएगा
सबसे पहला काम है एक्सीलरेशन निकालना। इसको हम दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं, इस पूरे को एक सिस्टम मान लें। क्या मान लें? सिस्टम। तो चलाने वाला फोर्स क्या है? F, रोकने वाला पीछे कोई फोर्स है नहीं, पूरे को सिस्टम मान लिया, पूरे को सिस्टम मान लो, पूरे को सिस्टम मान लो। चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इक्वल टू m, पूरे को एक सिस्टम मान लो, एक ही बॉडी मान लो, m1 प्लस m2 प्लस m3 की एक बॉडी है, पूरा एक सिस्टम मान लिया। सिस्टम बाउंड्री टेक्निक में क्या होता है? जो इंटरनल फोर्स, बीच वाले फोर्स है, इनको हम कैंसिल मान लेते हैं। ध्यान रखना, सिस्टम बाउंड्री टेक्निक में इंटरनल फोर्स जो लग रहे होते हैं ना, इनको हम जीरो ले लेते हैं, पूरे एक सिस्टम को मान के अंदर वाला सब खत्म हो जाता है। चलिए, तो सबसे पहला काम है एक्सीलरेशन निकालना। अब हम पहले कन्वेंशनल मेथड की बात करते हैं, फिर हम अलग अलग बात करेंगे। अब हम अगर इस m1 का डायग्राम बनाए, कौन सा? फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए, ये रहा m1, इसमें फोर्स किधर लग रहा है? इधर F, पीछे क्या लग रहा है? T1, और ये m1 जा किधर रहा है? इधर। m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना, मतलब m1 को ही देखो आगे से, m1 कौन कौन को लग रहा है? एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, m1 पे लगने वाले फोर्स, ठीक है ना। चलिए, तो अब इधर जा नेट फोर्स क्या होगा? F माइनस T1, अरे इधर F लग रहा है, इधर T1 लग रहा है, F माइनस T1 इक्वल टू m1। ये m1 की इक्वेशन बन गई। अब आपको अगर m2 की इक्वेशन बनानी है, इस m2 की, तो m2 का बना लो, फ्री भी डाल जाएगा, m2 का बना लो, ये लो, ये m2 हो गया। m2 कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? m2 पे T1 इधर लग रहा है और T2 इधर लग रहा है, T1 इधर लग रहा है, T2 इधर लग रहा है, m2 जा किधर रहा है? इधर। तो मतलब T1 बड़ा है, T1 माइनस T2 इक्वल टू m2a, कोई दिक्कत नहीं। m3 का लगाना है, m3 को अलग कर लो, m3 बना लिया। ये कौन सा फोर्स लग रहा है? m3 पे एक ही लग रहा है, ये T2, पीछे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, m3 किधर जा रहा है? T2 बराबर m3a। इस तरह से आपने तीनों बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशन लगा ले। अब आप T1 भी निकाल सकते हो, T2 भी निकाल सकते हो, A भी निकाल सकते हो, M2 भी निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो। मैंने बताया सिस्टम बाउंड्री टेक्निक में जितना भी आप सिस्टम ले रहे हो, जितना भी सिस्टम ले रहे हो, उस सिस्टम के चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इक्वल टू m इंटू ए लगाना, अंदर वाले फोर्स सारे वैनिश हो जाते हैं। ऐसा भी हम करके बताएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन लेते हैं इसी का, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको दोनों अलग अलग मेथड से करते हैं, ठीक है ना। पूरा लंबा मेथड भी करेंगे और ऐसे भी करेंगे। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, फाइंड आउट नेट फोर्स F1, फाइंड आउट F1 and net force on 6 kg, find out F1 and net force on 6 kg, tension between 1 kg and 3 kg is 40 Newton. Tension between 1 kg and 3 kg is 40 Newton। थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम क्या बनाया गया है। इस तरह से F है, सॉरी F1 नहीं F, ये F फोर्स है, हमें पता नहीं कितना है, 1 kg, 3 kg, 6 kg, 1 kg, 3 kg और 6 kg, ये तीन ब्लॉक है। 1, 3 के बीच में जो टेंशन लग रहा है, देखो इस पॉइंट पे टेंशन इधर आएगा T1, इधर आएगा T1 और T1 बराबर में दिया गया 40 न्यूटन। इस पॉइंट पे टेंशन इधर आएगा T2, इधर आएगा T2। पूछा क्या गया है, नेट फोर्स ऑन 6 kg,
6 केजी पर लगने वाला नेट फोर्स पूछा गया, मतलब T2 पूछा गया है। और क्या पूछा गया? F पूछा गया। F भी आपका अननोन है। देखिए, अगर हमने मान लिया कि एक्सीलरेशन जो सिस्टम का है वो किधर है? आगे की तरफ। इधर फोर्स लगा रहे हैं, उधर ही एक्सीलरेशन हमने मान लिया। इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, हमें ये T1 पता है, ये वाला फोर्स, हमें ये T2 निकालना है। कहाँ निकालना? 6 केजी मतलब T2। हम इतने को सिस्टम मानते हो। ध्यान देखो, इसको हमने एक सिस्टम मान लिया, इतने वाले को। अब देखो, चलाने वाला फोर्स कौन सा यहाँ पर है? T1। माइनस रोकने वाला फोर्स यहाँ पर है, कोई नहीं, इक्वल टू चलाने वाला माइनस रोकने वाला, T माइनस U इक्वल टू M इंटू ए। मास कितना है? 6 और 3, पूरा ये सिस्टम है, पूरा इतना 9 इंटू ए। T1 आपको दिया गया 40। कितना दिया गया है? 40 दिया गया। कितना दिया गया? हाँ, T1 दिया गया शायद 40 न्यूटन। 40 इक्वल टू 9A। तो A बराबर हो जाएगा T1। 40 कैसे दिया गया है? अच्छा सॉरी, इधर एक फोर्स और दिया गया, इधर एक फोर्स और दिया गया 13 न्यूटन। F नेट फोर्स और 6 केजी से पूछा गया। 6 केजी पे T2 इधर लग रहा है और T1 इधर लग रहा है 13 न्यूटन। तो T1 माइनस 13, सॉरी 40 माइनस 13 आएगा यहाँ पर। कितना जाएगा ये? 27 इक्वल टू 9A। दिस गिव्स A बराबर 27/9। कितना हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन आ गया। अब ये मत सोचना एक्सीलरेशन इसका है इसका। तीनों ब्लॉक बंधे, तीनों का एक्सीलरेशन एक ही आ गया। पूछा क्या गया है? F पूछा गया है। आपको T1 पता है, F निकालना तो देखो ना, इसके लिए लगा लो इक्वेशन। F माइनस T1 इक्वल टू M इंटू ए, 1 इंटू ए। अरे F माइनस T1 इक्वल टू 1 इंटू F कितना दिया गया? निकालना हमें। T1 कितना है? 40 इक्वल टू A कितना है? 3। F बराबर कितना हो गया? 43 न्यूटन। ले लो, F आ गया। आपको नेट फोर्स 6 केजी निकालना है। 6 केजी लगने वाला नेट फोर्स कितना है? 13 इधर है और T2 इधर है। तो नेट फोर्स ऑन 6 केजी, 13 इधर, T2 इधर। T2 कहाँ गया? पहले T2 निकाल लेते हैं। T2 नहीं पता हमें, लेकिन T2 नहीं पता है तो अब आप ये पता है, ये पता है, कितने मिनट सिस्टम इसको T2 नहीं पता ना, तो T2 माइनस 13 इक्वल टू 6A। तो T2 बराबर आ जाएगा 13 प्लस 6, A की जगह 3, 18 13 31। T2 बराबर 31 न्यूटन आ गया। अब क्या बचा? T2 31 है, T1 कितना है? ये 13 है, तो 31 माइनस 13 कर लो। सारे क्वेश्चन आ गए आपके, ठीक है ना। तो इस तरह से सिस्टम बाउंड्री टेक्निक की बात हम करेंगे, या फ्री बॉडी डायग्राम से भी आप इसको कर सकते हैं। कुछ नहीं करना भाई, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है, इसका आता है, किसी कहीं से पकड़ लो आप, जहां से काट लो उसी को सिस्टम बना लो आप। इसी को क्या है, हाँ, स्ट्रिंग के केस में अगर स्ट्रिंग की जगह ब्लॉक कांटेक्ट में है तो वहां पर नॉर्मल रिएक्शन आ जाता है। देखिए, ये तो स्ट्रिंग का केस है। अगर स्ट्रिंग की जगह क्या हो, ब्लॉक सटे हुए ब्लॉक रखे हो तो वहां पर नॉर्मल रिएक्शन आता है। देखिए कैसे ये पता है। स्कूल वाले अगर अनाउंस करते हैं हमने कहा अगर ब्लॉक इन कांटेक्ट है तो वहां पर नॉर्मल रिएक्शन की बात आती है। फाइंड आउट फोर्स बिटवीन 5 kg एंड 10 kg ब्लॉक। ये भी कॉन्सेप्ट ले लो। ये 3 ब्लॉक हैं, तीनों कांटेक्ट में, एक 15 kg, 10 kg, 5 kg। 15 kg, 10 kg, 5 kg। ध्यान से सुनिए,
इधर से लग रहा है 60 kg, 60 न्यूटन, उधर से लग रहा 30 न्यूटन, ये लग रहा 30 न्यूटन, और ब्लॉक इधर जा रहा है एक ही डायरेक्शन से। पूछा गया है फाइंड आउट फोर्स बिटवीन 5 kg एंड 10 kg। 5 kg और 10 kg के बीच में लगने वाला फोर्स पूछा गया। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब स्ट्रिंग से बंधे होते हैं तो स्ट्रिंग में क्या आता है, टेंशन, और अगर स्ट्रिंग से बंधे हुए नहीं है, ब्लॉक इन कांटेक्ट हैं, तो आप टेंशन की जगह नॉर्मल रिएक्शन ले सकते हैं। देखिए ये वाला ब्लॉक इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इधर N1, और ये इस पे लगाएगा इधर N1। ऐसे यहाँ ले लो N2, और ये इधर लगाएगा। जहां टेंशन था वहां नॉर्मल रिएक्शन ले लिया। ये वाला ब्लॉक इस पे N2 लगाएगा, ये ब्लॉक इस पे N2 लगाएगा। समझ गए ना? अब सबसे पहला काम क्या है, पूरे को सिस्टम मान लिया हमने। चलाने वाला फोर्स 60 माइनस रोकने वाला फोर्स 30। 60 इधर से लग रहा, 30 इधर से लग रहा, 60 ज्यादा है, तो नेट फोर्स ये आएगा इक्वल टू m इंटू ए। m कितना हो जाएगा, 15 प्लस 10 प्लस 5 इंटू ए, 30 हो गया। ये भी 30 इक्वल टू 30 ए बराबर आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था 10 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के बीच में लगने वाला फोर्स। अब देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ N2 लिया है, 30 इधर लग रहा है और N2 इधर लग रहा है, ये वाला इसके इधर लगा रहा है ना, ये अपोज कर रहा है, ब्लॉक किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब N2 ये वाला इधर, अगर ब्लॉक इधर जा रहा मतलब इधर वाला फोर्स जा रहा है, तो हम इसको ले रहे हैं इस वाले को, बस इतने 5 kg 10 के बीच में N2 आ जाएगा ना। अभी जो N2 इधर आएगा वही N2 इधर आएगा, आपको दिक्कत कहाँ है, तो हम इसको ले रहे हैं। N2 चलाने वाला N2 माइनस रोकने वाला 30, इतना ही सिस्टम किया है 5 किलोग्राम वाला इक्वल टू m इंटू 5 इंटू ए, कितना आएगा 1, मतलब 5 N2 माइनस 30, N2 बराबर कितना आया 35 न्यूटन। N1 अगर पूछना होता तो हम इतना सिस्टम ले लेते, N1 पूछना होता तो हम ये सिस्टम ले लेते इतना। चलाने वाला 60 माइनस रोकने वाला N1, 60 इधर से लग रहा है, N1 इधर से लग रहा है, ज्यादा कौन सा 60 क्यों ब्लॉक इधर जा रहा है, इक्वल टू 15a, तो 60 माइनस N1 कितना है निकालना है, इक्वल टू 15, N1 कितना ले जाओ, N1 बराबर 60 माइनस 15 45 मीटर। कहने का मतलब अगर कांटेक्ट में ब्लॉक है तो आप ऐसे करके कर सकते हैं, जहां टेंशन आप शो कर रहे थे अपोजिट T1 T1 T2 T2, वहां N1 N2 कर लो, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है ना। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया बढ़िया ना। अब हम क्वेश्चंस ले रहे हैं, वो इंक्लाइन प्लेन के ले रहे हैं, कुछ पुली के ले रहे हैं। मैंने कहा ना क्वेश्चन सारे वही हैं जो हमने फर्स्ट लॉ में किए थे, बस यहाँ पर हमने उनको मोशन में ला दिया, बाकी सारे कॉन्सेप्ट वही हैं। फ्री बॉडी डायग्राम या सिस्टम बाउंड्री टेक्निक कैसे लेते हैं, एक ही मतलब है सबका। देखिए इतने क्वेश्चन हैं, आप चाहो तो 15 दिन तक कर सकते हो क्वेश्चन। तो आपको हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप कॉन्सेप्ट सीखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ये मान लो 53 है, 37 डिग्री पुली, इस तरह से हमने इंक्लाइन प्लेन का भी कॉन्सेप्ट बताया था आपको। इसका मास m है मान लो, इसका भी मास m है, इनकी जगह कुछ भी मास हुआ जा सकता था। हमने बताया था यहाँ पर क्या लगता है mg sin थीटा। अब बार बार वो चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, इधर भी क्या लगेगा mg sin थीटा, टेंशन t, एक ही रूप है टेंशन t, सेम रूप है टेंशन t आएगा। अब हमें नहीं पता है कि ये इधर जाएगा या इधर जाएगा, तो आपको क्या निकालना है mg sin थीटा, थीटा यहाँ क्या 53 डिग्री है, तो यहाँ पर mg sin 53 हो गया, यहाँ 37 है mg sin 37। अब आपको 37 और 53 दोनों एंगल पता है,
37 के केस में यहाँ पर होता 3, 4, 5 और 53 के केस में यहाँ पर होता है 4, 3 और 5। अब देखिए साइन 53 कितना आएगा, साइन 53 देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। अब साइन 37 कितना आएगा, यहाँ से लिख लो साइन 37 3/5। तो यहाँ आएगा 3/5, यहाँ आएगा कितना 4/5, तो यहाँ हो जाएगा 4/5 mg, यहाँ हो जाएगा 3/5। अरे साइन 37 3/5 है, 3/5 mg हो गया ना। अब कौन सा ज़्यादा, 3/5 mg ज़्यादा है, 4/5 mg ज़्यादा है? ऑब्वियसली यार 4/5, इसका मतलब ये इधर आएगा, इधर यूँ चलेंगे ऐसे करके इधर आएगा। इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, 4/5 mg। पूरे के सिस्टम मान लो चलाने वाला ये है इधर, और अपोज कौन सा कर रहा है, ये इधर कितना लग रहा है भाई, नेट आपका एक्सीलरेशन ब्लॉक का इधर है, मतलब ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, इसका मतलब चलाने वाला ये होगा, ये ज़्यादा फोर्स है। ये पीछे जो लग रहा है 3/5 mg ये कम है, तभी तो उधर आ रहा है ना, तो -3/5। अरे यार नेट फोर्स हो गया ना, दो ब्लॉक है यार, ये इधर लग रहा फोर्स, ये इधर लग रहा, नेट फोर्स इज इक्वल टू m × a। m कितना हो गया, m + n 2mg। ये तो बन गई इक्वेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट आपने अगर सीख लिए फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, और नहीं सीखे हैं तो फिर आपसे कुछ नहीं हो सकता है। आप वापस सारे पीछे वाले वीडियो देखें, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखें, ये नोट कीजिए, सारी चीज़ें नोट करते जाइए। चलिए हम पुली भी लटकाते हैं। पुली की बात कर लेते हैं। पुली का भी कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ था। बहुत ज़्यादा गर्मी है। कितने कितने केजी हैं, 2 kg, 2 kg और 2 kg, 2 kg, 2 kg, 2 kg। ऑब्वियसली इधर नीचे आएगा, इधर से ऊपर जाएगा। बनाओ फटाफट इक्वेशन। इधर कितना आएगा 2g, अरे mg, टेंशन ऊपर T1। अब इसकी बात करो, टेंशन इधर आएगा T1 सेम टेंशन, और नीचे एक फोर्स और आएगा 2g, और इसका वेट भी तो नीचे आएगा। इस पे बात करो, टेंशन T2, टेंशन T2 सेम टेंशन, सेम स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक, और नीचे 2g। बना लो इक्वेशन ऑफ मोशन। चलाने वाला कितना है, देखो पूरे को अगर सिस्टम चलाने वाला कितना, जल्दी बोलो। अरे 2g नीचे लग रहा है, 2g नीचे लग रहा है, तो 4g नीचे लग रहा है। माइनस रुकने वाला कितना है, ये वाला 2g। इस साइड में लग रहा है 2g, और 2g नीचे की तरफ 4g, और इधर लग रहा है 2g, अल्टीमेटली इधर आ रहा है, ये 4g ज़्यादा, ये 2g कम है, तो 4g - 2g = ma। m कितना हो गया, 2, 4, 6, 6 × a, समझ गए ना, 2g 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 6a, तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 4g - 2g, 2g/6 मतलब 20/6 मीटर/सेकंड²। ये आ गया 1। अब अगर आपको दूसरी चीज़ निकालनी है, अलग अलग इक्वेशन बना लो। T1 अगर निकालना है आपको, टेंशन T1 निकालना है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2g - T1, 2g - T1 2g - T1 = 2a। a पता है आपको, आपका T1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको T2 निकालना है, T2 निकालना है, तो T2 - 2g = 2a। T2 निकालना तो इसको ले लिया हमने,
2G नीचे लग रहा है, T ऊपर लग रहा है, अल्टीमेटली ब्लॉक ऊपर जा रहा है, मतलब T2 बड़ा है, 2G छोटा है, कल बताया था। तो इस तरह से आप इक्वेशन बना के कहीं पर भी टेंशन, कहीं पर भी एक्सीलरेशन, ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं, बरोबर है ना। चलिए, हमने यहाँ पर एक चीज़ और बताई थी कि अगर इस पॉइंट पे टेंशन निकालना है T3, तो T3 बराबर होगा 2T2। ये जो T2 आएगा इसका डबल होता है, और ये सिस्टम में T2 है, यहाँ इधर भी T2 हो गया, इधर भी T2 हो गया, तो T3 बराबर क्या आएगा 2T2। तो ये कॉन्सेप्ट ही आपको याद रखना है, T3 बराबर 2T2, समझ गए ना। चलिए एक दो और चीज़ें बता देता हूँ मैं। Monkey climbs up rope। मंकी और रोप के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। कैमरा ही हिलने लगा भाई। हिल रहा है, फैन बंद करना पड़ेगा। ये कोई रोप है, मंकी मुझे बनाना आता नहीं है, कैसे बनाएंगे मंकी। बना दिया मंकी यार, ऐसे मंकी बन गया, बस बहुत है। मंकी का मास है मैं तो mg नीचे लगेगा, टेंशन ऊपर लगेगा, मंकी ऊपर जा रहा है, मंकी का एक्सीलरेशन ये मान लिया, इक्वेशन आपके हिसाब से क्या आनी चाहिए, T माइनस mg इक्वल टू ma। बिल्कुल बेसिक चीज़ है यार, mg नीचे लग रहा है, T ऊपर लग रहा है, दो फोर्स लग रहे हैं, मोशन किधर है, ऊपर की ओर A है, तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा, नीचे वाला छोटा, चलाने वाला माइनस रोकने वाला इक्वल टू ma। तो T बराबर आ जाएगा mg प्लस ma, या m कॉमन ले लो, टेंशन इन द रोप। यहाँ पर क्या आता है, कई बार आता है ब्रेकिंग टेंशन दिया जाता है। ब्रेकिंग टेंशन के केस में, इन केस ऑफ ब्रेकिंग टेंशन का मतलब है उस टेंशन से ज़्यादा टेंशन होते ही रोप आपका टूट जाएगा। तो कॉमन सेंस की बात है, ब्रेकिंग टेंशन की बात होगी तो उस समय एक्सीलरेशन कैसा होगा, मैक्सिमम। जितना ज़्यादा एक्सीलरेशन से चलोगे ना, टेंशन ज़्यादा है, तो ब्रेकिंग टेंशन के केस में एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है। अगर आपको ब्रेकिंग टेंशन दिया गया T ब्रेकिंग, उसका मतलब उस समय E कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो T ब्रेकिंग के केस में mg प्लस A फिर मैक्सिमम आएगा, A की जगह क्या आएगा, A मैक्सिमम। ये भी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। और पूछा जाता है कि बंदर का मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या हो कि ब्रेकिंग टेंशन ना आए, या बंदर पूरे रोप को कितने कम से कम टाइम में चढ़ सकता है। तो कम से कम टाइम का मतलब तभी होगा जब आपका एक्सीलरेशन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस समय मिनिमम टाइम भी आप निकाल सकते हैं। मिनिमम टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, मिनिमम टाइम टू क्लाइंब अप रोप। तो S बराबर ut प्लस हाफ at² होगा। S की जगह लेंथ आ जाएगी रोप की, u0 इनिशियल वेलोसिटी, हाफ A के लिए क्या आ जाएगा, A मैक्सिमम और T मिनिमम। तो T मिनिमम आ जाएगा √2L अपॉन A मैक्स। तो इस फार्मूले से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मिनिमम टाइम में रोप क्लाइंब अप करना, ठीक है ना। चलिए लिफ्ट का भी कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ आपको। ये मंकी वाला देख लो, नोट कर लो।
बाकी मंकी में कुछ नहीं, एक तरफ मंकी होता है एक तरफ केले होते हैं, तो केले के अलग इक्वेशन बनाओ, वो भी मास हो गया ना। केला मंकी अलग अलग क्यों समझ रहे हो यार, केला भी मास है मंकी भी मास है, केला भी बॉडी है मंकी बॉडी है, तो आप दो बॉडी लटकी उसको मान के चलिए ना अपना, दिमाग खराब करने की कौन सी ज़रूरत है। चलिए मोशन ऑफ अ मैन इन ए लिफ्ट। अब हम बात कर रहे हैं लिफ्ट की। 3 केस बनेंगे। इफ लिफ्ट इज स्टेशनरी या मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब दोनों ही केस में एक्सीलरेशन कितना होगा 0, मतलब मान के चलो अगर एक्सीलरेशन 0 है तो सिचुएशन क्या होगी, ये आदमी है लिफ्ट के अंदर है, एक्सीलरेशन कितना है 0। यहाँ पर जनरली क्या पूछा जाता है, वेइंग मशीन पे आदमी खड़ा है तो उसकी रीडिंग क्या होगी, मतलब एपरेंट वेट पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, एपरेंट वेट पूछा जाता है। एपरेंट वेट हमें पता होना चाहिए, वेट इज इक्वल टू रिएक्शन। पर्सन पे जो रिएक्शनरी फोर्स लग रहा है वही वेट के बराबर होता है, वही एपरेंट वेट होता है। इस केस में mg नीचे और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। अब चाहे n माइनस एम जी करो चाहे mg माइनस n करो, इज इक्वल टू तो 0 ही आएगा ना। इस केस में आएगा n बराबर mg, इक्वेशन बनेगी ना n माइनस एम जी इज इक्वल टू m इंटू ए की जगह क्या आएगा 0, तो n बराबर क्या आएगा mg, मतलब जो एपरेंट वेट होगा वो एक्चुअल वेट के बराबर होगा। एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट, तो जो रिएक्शन आया किसके बराबर आया, mg के बराबर ही आया। दूसरा केस क्या हो सकता था कि आपका जो लिफ्ट है वो a एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, अब mg नीचे n ऊपर। अब लिफ्ट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इक्वेशन क्या बनेगी, n माइनस एम जी। चलाने ये ऊपर वाला ज़्यादा नीचे वाला कम लिया, तो ऊपर जा रहा मोशन इक्वल टू m। इस केस में n बराबर क्या आएगा mg प्लस। अब देखें आप कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg से बड़ा है ना, तो एपरेंट वेट इंक्रीजेस। इस केस में एपरेंट वेट बढ़ा हुआ दिखेगा। तीसरा केस क्या हो सकता था, अगर आपका जो लिफ्ट है वो नीचे क्यों आ रहा था a एक्सीलरेशन से, mg नीचे n ऊपर। अब इक्वेशन बनेगी mg माइनस n, क्यों नीचे आ रही लिफ्ट, एक्सीलरेशन नीचे, मतलब ये वाला फोर्स ज़्यादा लिया जाएगा। mg माइनस n बराबर mg, अब n बराबर आएगा mg माइनस। इस केस में एपरेंट वेट डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इसी में स्पेशल केस हम बना सकते हैं कि अगर लिफ्ट की स्प्रिंग जो है ना वो ब्रेक हो जाए। इसी में चौथा केस बन जाएगा, अगर स्प्रिंग ब्रेक हो जाएगी, इफ स्प्रिंग ब्रेक, तो इसका मतलब लिफ्ट के एक्सीलरेशन किसके बराबर, g के बराबर। तो n बराबर क्या आएगा mg माइनस, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा 0, स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। वेटलेसनेस, पर्सन को अपना वेट फील ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैंने सेकेंड लॉ पे बेस्ड बहुत सारे आपको वेरिएशंस दिए, किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन तो वही है जो हमने फर्स्ट लॉ में किए थे। फर्स्ट लॉ में बॉडी स्टेबल थी, यहाँ पर F बराबर नेट F लिखते हैं इज इक्वल टू m इंटू ए करते हैं, तो एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, टेंशन निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसमें जितने ही क्वेश्चन करें उतने बहुत कम है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं वीडियो को। आप लोग प्रैक्टिस करते रहना और पूरा चैनल अच्छे से, जितने भी वीडियो मैंने अभी तक डाले हैं सारे देख डालो, ठीक है ना। स्पेशली लॉज ऑफ मोशन अब स्टार्ट हुआ है, तो ये दूसरा वीडियो लेक्चर था, पहला वाला कर लेना, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, उसके क्वेश्चन करना। दूसरा वाला मैंने आज करा दिया है, प्रैक्टिस कर लेना, इसके क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।